फ्रेंड्स, हम लोग ऋग्वेदिक काल का सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे। अब सामाजिक स्थिति में जो अगले टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि आर्यों के वस्त्र सूती, ऊनी और चर्म के बने होते थे। वस्त्र यानी कि कपड़े, पोशाक जो वो पहनते थे, उनके जो कपड़े हैं ना वो सूती यानी सूत के, ऊनी ऊन के और चर्म यानी कि चमड़े के बने होते थे। ऊनी यानी कि जो भेड़ होते हैं, भेड़ के जो ऊन से बनता है, उनके जो बालों से बनता है, वो ऊनी होता है। तो आर्यों के जो वस्त्र हैं, वो किनसे बने होते थे? सूती से, ऊनी और चर्म यानी कि चमड़े के बने होते थे। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर आपको पूछेगा कि क्या आर्य चमड़े के कपड़े पहनते थे, तो आप क्या बोलोगे? जवाब है हाँ, पहनते थे। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? डांसर द्वारा यानी कि महिला डांसर, फीमेल डांसर द्वारा एक विशेष प्रकार का परिधान पेशस धारण करने की जानकारी मिलती है। मतलब जो डांसर्स थी उस काल की, जो महिला डांसर्स थी, नर्तकियां थी, उनके द्वारा एक विशेष प्रकार का परिधान, परिधान का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का आप ड्रेस मान सकते हो, पोशाक मान सकते हो। वो क्या है? पेशस धारण करने की यानी कि पहनने की जानकारी हमें मिलती है। मतलब इस काल की जो डांसर्स थी ना, यानी कि जो नर्तकियां थी, वो एक विशेष प्रकार का पोशाक यानी कि ड्रेस, जिसका क्या नाम है? पेशस, उसको पहनती थी। इनकी जानकारी हमें मिलती है। इस काल के जब हम सामाजिक स्थिति को पढ़ते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार का कपड़ा यानी कि पोशाक पहनने की जानकारी मिलती है। किनके द्वारा? महिला डांसर्स के द्वारा यानी कि नर्तकियों के द्वारा। और उस पोशाक या ड्रेस का क्या नाम है? पेशस। ठीक है फ्रेंड्स? तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आर्यों के कपड़े, आर्य कौन-कौन से कपड़े पहनते थे? सूती, ऊनी और चर्म यानी कि चमड़े के कपड़े पहनते थे बने हुए। और डांसर्स द्वारा, वहाँ की महिला डांसर, फीमेल डांसर के द्वारा एक विशेष प्रकार का ड्रेस वो पहनती थी, जिसका क्या नाम था? पेशस। इस बात की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट करिए। ये देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है कि भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में वैद्य के लिए होता था। वैद्य का अर्थ होता है, आज के जमाने में आप डॉक्टर समझ सकते हो। ठीक है? तो डॉक्टर को ऋग्वेदिक काल में क्या बोला जाता था? भीषज। ठीक है फ्रेंड्स? और देखिए भीषज जो है, कि जो शब्द डॉक्टर के लिए यूज होता था, भीषज शब्द अश्विन देवता को कहा जाता था। यानी कि अश्विन देवता को क्या कहा जाता था? भीषज भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स? एक देवता, एक गॉड है, उनको क्या कहा जाता था? भीषज। तो अगर आपको पूछेगा कि भीषज कौन से देवता को कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? अश्विन देवता को। अश्विन देवता के अन्य नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? भीषज। ठीक है फ्रेंड्स? आगे देखिए क्या बोला है। यक्ष्मा यानी कि तपेदिक का उल्लेख कई जगह पर मिला है। तपेदिक, यक्ष्मा का अर्थ होता है दोस्तों तपेदिक। तपेदिक का अर्थ होता है आपका टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या एक प्रकार की बीमारी है। तो इस काल में जब ऋग्वेदिक काल के सामाजिक स्थिति का हम अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे हमारे विद्वान लोग, तो उन्हें कहीं कई कई जगह पर यक्ष्मा यानी कि तपेदिक शब्द का उल्लेख मिला। मतलब इससे साफ-साफ ये समझ में आता है कि उस काल में तपेदिक यानी टीबी की बीमारी होती थी। ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि उल्लेख हमें मिला है, इस आधार पर हम कह रहे हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक पीरियड में वैद्य के लिए किया जाता था। वैद्य का अर्थ होता है आपका डॉक्टर। डॉक्टर का अन्य नाम क्या था ऋग्वेदिक काल में? भीषज। और यही भीषज शब्द किनके लिए यूज होता है? अश्विन देवता। अश्विन देवता को क्या कहा जाता है? भीषज। ठीक है फ्रेंड्स? यक्ष्मा यानी कि तपेदिक का उल्लेख कई जगहों पर मिला है। अगर आपको पूछेगा कि क्या ऋग्वेदिक काल में तपेदिक यानी कि यक्ष्मा का उल्लेख है, तो आप बोलोगे हाँ है। अश्विन देवता को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? भीषज। ऋग्वेदिक काल में डॉक्टर का क्या कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? भीषज। भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में किसके लिए होता था? ऐसा सवाल पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर यानी कि वैद्य के लिए। वैद्य का अर्थ होता है दोस्तों डॉक्टर। सो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला है कि ऋग्वेदिक काल के लोग कान में कर्ण शोभन एवं शीश कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इसके अलावा भुजबंद, नुपुर, कंकड़, मुद्रिका और आदि आभूषण भी धारण करने की प्रथा थी या धारण किए जाते थे। देखिए क्या है, कान में कर्ण शोभन, कर्ण का अर्थ होता है कान दोस्तों। कर्ण शोभन का अर्थ होता है कान में पहना जाने वाला आभूषण या फिर गहना। ठीक है? और शीश कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। शीश मतलब सर, तो कुंभ, शीश कुंभ नामक आभूषण, ये भी एक प्रकार का आभूषण है जो कि सर पर पहना जाता है। तो उस काल के लोग कर्ण शोभन और शीश कुंभ नामक आभूषण को पहनते थे। कर्ण शोभन का अर्थ मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक कान पर पहना यानी कान में पहना जाने वाला एक प्रकार का आभूषण यानी कि गहना है। ठीक है फ्रेंड्स? ज्वेलरी मान सकते हो, कानों में पहनी जाने वाली एक प्रकार की ज्वेलरी है। उसको क्या कहा जाता है? कर्ण शोभन। और शीश कुंभ का अर्थ होता है, शीश यानी कि अपना सिर, सिर में पहना जाने वाला एक आभूषण।
ये उस समय पहने जाने की प्रथा थी। इसके अलावा कई और आभूषण हैं जो कि ऋग्वैदिक काल के लोग पहनते थे, जैसे कि आपका भुजबंद, नुपुर, कंकड़, मुद्रिका आदि आभूषण धारण करने की प्रथा थी। ये सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति में पढ़ रहे हैं कि इस काल के लोग जब जैसे ग्रूमिंग करते थे, जैसे खुद रेडी होके कहीं जाते थे, तो किस किस प्रकार के आभूषण वो पहनते थे, ये हमने जाना। देखिए फिर से पढ़ देता हूँ कि कानों में कर्ण शोभन यानी कि कान के एक आभूषण या फिर गहना पहना जाता था, और शीश में शीश कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। शीश यानी कि अपना सर, माथा, उसपे एक प्रकार के आभूषण पहनने की प्रथा थी। शीश कुंभ उसको कहा जाता था। इसके अलावा भुजबंद, नुपुर, कंकड़, मुद्रिका ये सभी आभूषण भी ऋग्वैदिक काल के लोग उस समय धारण करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कर्ण शोभन का अर्थ क्या होता है, कानों में पहने जाने वाला आभूषण, गहना या फिर ज्वेलरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं इस काल में मैरिजेस कैसी होती थी ऋग्वैदिक काल में, इसको अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला है, इस काल में विवाह यानी कि मैरिज एक पवित्र संस्कार माना जाता था, और इस काल में जो शादियां हैं, मैरिज है, वो दो प्रकार की होती थी। पहला है आपका अनुलोम विवाह यानी कि अनुलोम मैरिज। इसमें क्या होता था कि जो लड़का है, जो मेल है, वो ऊंची जाति का होता था, और लड़की जो है वो लोअर कास्ट की होती थी, यानी लड़का अपर कास्ट और लड़की लोअर कास्ट। जब ये लोग साथ में शादी करेंगे तो उसको कौन सा विवाह या मैरिज बोला जाएगा, आपका अनुलोम विवाह। याद रखना, अनुलोम विवाह में क्या होता है, लड़का अपर कास्ट और लड़की लोअर कास्ट, जब ये लोग शादी करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, अनुलोम विवाह। और सेकंड है प्रतिलोम विवाह यानी कि प्रतिलोम मैरिज। इसमें क्या है, लड़की अपर कास्ट की होती है और लड़का लोअर कास्ट का होता है, और ये लोग जब शादी करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, प्रतिलोम विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर सबको रिवाइज करा देता हूँ। ऋग्वैदिक काल में विवाह यानी कि शादी यानी कि मैरिज एक प्रकार का पवित्र संस्कार माना जाता था, और ये बेसिकली दो प्रकार के होते थे। पहला है आपका अनुलोम विवाह यानी कि अनुलोम मैरिज। इसमें क्या होता है, लड़का अपर कास्ट और लड़की लोअर कास्ट की हो और वो लोग शादी करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अनुलोम विवाह। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह यानी कि मैरिज, इसमें क्या होता है, लड़की अपर कास्ट की है और लड़का लोअर कास्ट का है। ठीक है, लड़की अपर कास्ट की है और लड़का लोअर कास्ट की है, और ये लोग जब शादी करते हैं आपस में तो इसको क्या बोला जाता है, प्रतिलोम विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग।